नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं निष्पक्ष प्रहार। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी के बीच अब सबसे बड़ी नजर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर आकर के टिकी है। प्रस्तावित पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। जल्दी ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसी दिन से आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट से प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की वास्तविक आबादी की तस्वीर साफ होगी और इसके बाद इसी आधार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण का निर्धारण तय किया जाएगा। बीते दिनों राजस्थान सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए चुनाव कार्यक्रम में 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई थी। आयोग ने सर्वे का काम पूरा कर लिया और रिपोर्ट को अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए प्रस्तावित चुनाव शेड्यूल के मुताबिक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के अगले 10 दिन के अंदर आरक्षण व्यवस्था के तहत लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी 15 अगस्त से पहले आरक्षण के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अब जिस रफ्तार से काम हो रहा है उससे साफ है कि इस बार कोई नया बहाना सामने आने वाला नहीं है। सरकार की ओर से तय समय पर ही चुनाव करवाए जाएंगे और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और तैयार लगातार इस मामले को लेकर के की जा रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव हो पाए। हालांकि कई बार पब्लिक डोमेन में भी सरकार की तरफ से, उनके नुमाइंदों और मंत्रियों की तरफ से भी साफ किया जा चुका है कि सरकार चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। ओबीसी आयोग की और चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, वो कोर्ट में अपना जवाब देंगे और क्योंकि सरकार अपने स्तर पर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। सरकार क्योंकि राजस्थान के अंदर लगातार तैयारी कर रही है और इसके लिए साफ भी कर चुकी है, लेकिन विपक्षी खेमा लगातार हमलावर है। इन तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं और बिना देरी किए जरा जल्दी से आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं और आपको बता देते हैं क्योंकि रिपोर्ट के अंदर जिन चीजों का जिक्र होने की बात कही जा रही है, क्या वो चीजें होंगी, क्या इससे कोई कानूनी अड़चन तो नहीं आएगी, कैसे सुधार के रूप में नजर आएगा, इसको जरा समझते हैं। और हमारे साथ खास पैनल इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुका है राजनीतिक विश्लेषक ईश भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ईश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता चेतन राज पुरोहित जी। आरक्षण का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो सकेगा? सबसे पहला सवाल सर यही, क्योंकि अब इसको लेकर के बड़ी चर्चा है, क्या आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा इससे? शुभेंदु जी, देखिए, सरकार का नियत और नीति दोनों बिल्कुल साफ थी। ओबीसी आयोग का जिस दिन गठन किया गया था उसी दिन ये तय हो गया था कि सरकार ओबीसी वर्ग को समुचित लाभ देने के लिए पंचायत राज स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से कोई वंचित नहीं रहे। इन बातों को ध्यान रखने का ओबीसी आयोग को जो निर्देश दिया गया था और जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश थे उनकी पालना करते हुए, टू टायर सर्वे करते हुए ये रिपोर्ट कल परसों तक जो सबमिट होगी, ये साबित करती है कि सरकार की मंशा ये थी किसी के साथ अन्याय नहीं है। विशेषकर हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भाई है जिनको ये आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो वंचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऊपर खूब आरोप लगाए, पिछले 1 साल से लगातार आरोप लगाए, ये कहा भग रही है सरकार, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं चाहा कि ओबीसी आयोग को, ओबीसी के हमारे भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए और समुचित मात्रा में मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि आपको पता है शुभेंदु, जो नए जिले बने हैं, नई पंचायतें बनी है, नई पंचायत समिति बने हैं, सब के अंदर संख्या चेंज हो गई है। पंचायत समिति सदस्यों की संख्या चेंज हो गई, जिला परिषद सदस्यों की संख्या चेंज हो गई, सरपंचों की संख्या 14,000 से ऊपर पहुंच गई और उसी के अकॉर्डिंग वार्ड पंचों की संख्या बढ़ी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जितना प्रतिनिधित्व, जितना कांग्रेस पार्टी इस बात पर सवाल उठाती है कि जो आयोग को समय दिया गया था, निर्धारित समय में काम पूरा नहीं हुआ, बार बार डेडलाइन आगे बढ़ा दी जाती है ना, एक्सटेंड कर दी जाती है, उसको लेकर के उनका सवाल था। मैं इसी पे आ रहा था। मैंने शुरुआत की, शुभेंदु जी, अन्याय नहीं होना चाहिए, टाइम भले ही लगो, कोई दिक्कत नहीं है, समय लगा, हम भी मानते हैं समय ज्यादा लगा, लेकिन हुआ क्या था, डेटा मिसमैच कर गए। डेटा मिसमैच कर गए तो कांग्रेस पार्टी, जब इन्होंने जिलों की घोषणा की थी, जब ये सरकार में थे, शुभेंदु जी, मैं नहीं आरोप लगाना चाहता, मैं इसको राजनीतिक चर्चा नहीं बनाना चाहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना तो परिसीमन किया और ना ओबीसी आयोग का गठन किया। दोनों काम इनको पता था, हम सरकार में नहीं आने वाले, इनको पता था कांग्रेस पार्टी को हम सत्ता में नहीं आएंगे, तो ये छोड़ के गए। लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेवारी आई, हमने उसको निभाया और हमने एक ही प्रयास किया कि कोई वंचित नहीं रहे। समय लगा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन समय लगने के साथ ही कोई वंचित नहीं रहे, उनको उनका पूर्णतः अधिकार मिले, ये सरकार ने काम किया है।
अब हमारी तैयारी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वो संगठन है जो 24/7 अपने जमीनी धरातल पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का संगठन है, जो समर्पण और त्याग की भावना से काम करते हैं। यहाँ पे वो कार्यकर्ता नहीं है जो आज कल घोषणा कर रहे थे मीटिंग के अंदर कि हमें जयचंदो ने हरा दिया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जयचंदो की पार्टी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इन्हीं के 2 विधायक जो जयपुर से चुनाव लड़े हैं, विधायक का चुनाव लड़े, वो इनकी खुद की मीटिंग में कह रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र यही रहा है कि जयचंदो की राजनीति अगर सीखनी है तो कांग्रेस पार्टी में चले जाइए आप, वहां आपको पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या है? त्याग, तपस्या और बलिदान। त्याग तपस्या से जो कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी तैयार के नेता होता है, एक सवाल ये भी वो उठाते उसी हैं हिसाब से कि काम करता है। बीजेपी को टाइम मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि आज की परिस्थितियां ठीक नहीं है, इस वजह से वो एक्सटेंड करवा रही है रिपोर्ट। शुभेंदु जी, मैं जवाब देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कितने चुनाव हुए 2.5 साल की सरकार गठन होने के बाद में, चाहे वो स्थानीय निकाय के हो, चाहे वो पंचायत राज के हो। आप देखो, हमने 13 सीटें जिला परिषद की बढ़ाई है, कांग्रेस से हमने छीनी है। कांग्रेस 15 से 4 पाई, हम लोग 11 से 18 पर पहुंचे। 4 से 18 पर पहुंचे। हम कैसे पहुंचे? क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और माननीय भजन लाल जी के द्वारा किए गए काम, केंद्र सरकार के द्वारा किए गए काम, उनको लेके कार्यकर्ता जो जनता के बीच में गया और हम जीते। आप विधानसभा उपचुनाव की बात कर लीजिए। हमारी बहन अभी कही कि अंतर विधानसभा की बात करेगी, मेरे को पता है, तो हम स्वीकार कर रहे हैं हमारे अंतर विधानसभा चुनाव कमियां रही हमारे अंदर, चुनाव हार गए। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, क्योंकि हम हमारे हार को स्वीकार करते हैं और हमारी कमियों को ढूंढते हैं, उन कमियों की समीक्षा करते हैं, उन कमियों को दूर करके अगला चुनाव हम जीतते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। मैं इस पर जरा मीनाक्षी जी से जवाब लूं, लेकिन उससे मैं एक चीज और भी, मैं आऊंगा वापस सर, चेतन सर, मैं वापस आऊंगा और ये भी जानूंगा कि ऐसा तो नहीं कि कानूनी अड़चन में कहीं फंस जाए शुरुआत से, क्योंकि इस आयोग की रिपोर्ट को लेकर के कहा जा रहा था कि ठीक है आप करवा रहे हैं सब कुछ सर्वे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बाद में कानूनी कोई दांव पेच लगा करके ये फिर से सवालों के घेरे में आ जाए। मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन जरा मैं मीनाक्षी जी को इसमें जोड़ रहा हूं। मीनाक्षी जी, जरा काउंटर रिएक्शन। वो कह रहे हैं कि भाई समय लग रहा है और ऐसा ना हो कि किसी के साथ गलत हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है ये, लेकिन बिल्कुल ठीक होगा, इस बात की सुनिश्चित वो कर रहे हैं। देखिए चेतन जी तो पहले से ही बहुत अंतर्यामी है, ये जान गए कि मैं अंता विधानसभा चुनाव की बात करूंगी। मैं अंता विधानसभा चुनाव से ज्यादा मैं लोकसभा चुनाव के नतीजे इनको याद दिलाना चाहती हूँ, जो नवंबर 23 के बाद मई 24 के अंदर ही आए थे। उसमें राजस्थान में क्या हुआ था वो चेतन जी आप याद करिए। और जहां तक ये कि हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ अन्याय हो, उस वजह से हमने देर कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे पास संविधान की बाध्यता भी होती है। संविधान में ये प्रोविजन है कि किसी भी निकाय के जो चुनाव हैं, जब वो उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो 6 महीने के भीतर भीतर करवाने पड़ेंगे। तो लेकिन आप देखिए ना, कितने समय से राजस्थान में चुनाव नहीं हो पाए हैं। और ये शुभेंदु जी जो आप कह रहे हैं ना कि अब ये इस पे कोई और नया कानूनी की कोई जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्या फिर दोबारा ये मामला कोर्ट में जाता है, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो अभी चेतन जी अंता विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे, तो मैं तो अभी कल के ही जो 3 जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, वो हालांकि हमारी स्टेट के नहीं है, लेकिन वहां पे भी कोई एक मूड जनता का पता चल रहा है। इनकी परंपरागत सीट जो 31 सालों से बीजेपी की थी, यहां से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जीत कर आए थे, वहां पे इनको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो इनको तो उस पे भी तो जवाब देना पड़ेगा कि जनता का मूड अब बदल रहा है। जनता का मूड वैसा नहीं है जैसा कि 2014 की वेव में आया। वो 24 तक आते आते काफी ढल चुका था और 26 तक आते आते तो मुझे लगता है और भी काफी ढल गया है। लेकिन अब रिपोर्ट तो आ रही है, अब तो संतुष्ट है कांग्रेस पार्टी, अब तो ठीक है सब कुछ। हाँ, रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आके आगे इनको तय समय सीमा के अंदर चुनाव हो जाए, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि जब दूध का जला हो तो वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो इन्होंने जो इतनी लंबे टाइम से चुनावों को ड्यू कर रखा है, आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब जो इन्होंने तय समय सीमा दी है, क्योंकि ये कोर्ट में तो पहले भी कह चुके थे कि हम फलानी तारीख तक करवा देंगे, फिर इन्होंने खुद ही जाके एक्सटेंशन मांगा। तो अब जो ये 15 नवंबर 2026 का टाइमलाइन है, जिससे डेटा जो है वो बहुत जल्दबाजी में आपने तो ना तो परिसीमन किया, आरोप भी लगा रहे हैं कि उनको तो आ रहा ही नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया, है ना। तो कह रहे हैं कि वो मिसमैच ना हो डाटा, इसलिए अब थोड़ा समय लग रहा है।
नहीं, हाँ, अब समय लग गया तो अब देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूंगी कि अब समय लग गया। और अब जो ये भी एक आरोप लगा रहे थे चेतन जी की कांग्रेस पार्टी कभी चाहती नहीं कि ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिले। जाति जनगणना की डिमांड जिसपे कि ये हमेशा पहले मना किया करते थे, वो सबसे पहले राहुल गांधी जी ने उठाई थी। और राहुल गांधी जी हमेशा ये उठाते रहते हैं डिमांड कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। और ये उसी के बाद जो इन्होंने मूड देखा, तभी मोदी जी को मरता क्या ना करता जाति जनगणना की ठीक है, घोषणा मैं इस पे करनी जरा पड़ी। जल्दी से एक चेतन जी का काउंटर रिएक्शन, उसके बाद ईश भारद्वाज जी आपके पास आता हूं। चेतन जी, काउंटर रिएक्शन। बिल्कुल, हमारी बहन अभी कह रही थी बांकेपुर चुनाव की बात की, करनी चाहिए, आपको अधिकार है करने का, हम चुनाव हारे। लेकिन आप में हमारे में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हमारे में अंदर ये है कि हम स्वीकार करते हैं ईवीएम और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ये आप भी जानते हैं, हमारी कांग्रेस की बहन भी जानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि हम चुनाव हारे, जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, हम हार गए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग, आपको बता रहा हूं, प्रशांत कुमार जी ने 2 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दिया था? चुनाव आयोग के पास क्यों गए थे? वो गए थे कि चुनाव में धांधली हुई है, मेरे कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, बीजेपी की को ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। कल रिजल्ट आने के बाद में वही प्रशांत कुमार जी की भाषा बदल गई और कह रहे थे नहीं नहीं चुनाव बहुत अच्छा हुआ। ऐसी नहीं होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन बात होनी चाहिए, साफ शब्दों में होनी चाहिए। हारे तो हारे, जीते तो जीते, लेकिन दूसरों पे ठीकरा फोड़ने से कांग्रेस पार्टी को खुद को नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्यकर्ता इनके मुक्त हो जाते हैं, पदाधिकारी मुक्त हो जाते हैं, नेता इनके मुक्त होते हैं, जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी दिल्ली में बैठ के बोल देते हैं कि चुनाव आयोग से हार गए, ईवीएम से हार गए, तो इनके कार्यकर्ताओं को बचाने का काम भी राहुल गांधी जी करते हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो काम चोर कार्यकर्ता है। लेकिन मेरा इस बात पे नहीं जाऊंगा, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं जरूर ये जानता हूं, तो हमारी बहन चेतन जी आज ये आप बता बात के कह जाए, भी देते हो हमारी और बहन कहते हो, आज ये मैं इस बता के बात पे जाए, नहीं जाऊंगा, बहुत हमारी बहन खूब आज ये अंदाज है बता के आपका। जाए, हमारी बहन ही आज ये बता के जाए कि इनके आला कमान कौन है। बस इनका आला कमान कौन है? धारीवाल साहब के तो गहलोत साहब है, गोविंद सिंह डोटासरा साहब कह रहे हैं कि मेरी आला कमान कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी नहीं है। तो हमारे प्रवक्ता बहन भी बैठे, ये भी आज बता दे, बड़ी चर्चा थी, अरे गहरे नत्थू खैरे की बात नहीं सुनते हैं, इनका आला कमान कौन है? ये भी बड़ी चर्चा में था स्टेटमेंट कि किसी अरे गहरे नत्थू खैरे की बात नहीं सुनते हैं। और इसमें जो है टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा साहब को सारी जिम्मेदारी है, आप कीजिए जो करना है। क्यों मीनाक्षी? देखिए, अब इन पे तो मैं कोई टीका टिप्पणी करूंगी नहीं, और आला कमान खैर वो मैंने सब्जेक्ट वर्ड नहीं है, यूज हाँ, किया ठीक है, भी नहीं। हाँ, बात हो रही थी तो उस पर मैं बात आज कर का रहा जो टॉपिक है हम उसी टॉपिक हाँ, पे रहें तो ज्यादा अच्छा ठीक रहेगा। है, हम इधर है। उधर दाएं बाएं की बातें करने को तो फिर बहुत सी है, फिर हम ठीक है, जेन जी बिल्कुल। के आंदोलन मैं पे भी पहले कह- जाएंगे, हम मोदी ठीक जी है। के आधी रात के चलिए वीडियो ठीक है, पे मैं भी अच्छा जाएंगे, इसमें ईश बातें भारद्वाज करने ईश को भारद्वाज बहुत जी को इसमें जरा जोड़ लेता हूँ। ईश भारद्वाज जी, अब थोड़ा सा बताइए, ये समझने वाली बात है कि भाई ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का जो इंतजार किया जा रहा था, अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब इससे आरक्षण का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आगे कोई कानूनी दांवपेच उसमें नजर आए, क्योंकि ये शुरुआत से सवाल उठ रहा था। और इसमें क्योंकि कोर्ट के समझ जाकर के संयम जी ने भी बार बार सवाल उठाया कि भाई क्यों देरी हो रही है ना? तो ऐसा तो नहीं कि जब ये रिपोर्ट भी आ जाएगी तो उसके बाद फिर ये माथापच्ची होती रहे कहीं। देखिए, वैसे ये कानूनी अड़चन का मामला है, इसमें हम किसी एक पार्टी को दोष दें वो मैं नहीं समझता सही होगा, क्योंकि बिगर ओबीसी रिपोर्ट के आयोग के अगर हम चुनाव कराते हैं तो आने वाले समय में चुनाव होने के बाद भी ये मामला कानूनी अड़चनों में आ सकता है, और उसके लिए फिर कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। उसके लिए फिर विपक्ष सरकार को ही दोषी ठहराता है कि आपने इसके बिना ऐसा क्यों कराया। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको, अभी जो हमारी बहन जी कह रही थी और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे भाई साहब, अब जो ये चुनाव हुआ है इसके भी अब जिक्र चल रहा था इस मामले में, तो उस पर भी मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। अब इनको प्रसन्न होना चाहिए कि भैया देखो 3 सीटें जीत ली हैं और आगे के लिए पार्टी मजबूत हो गई है। और एक चीज इन्होंने जो कही थी ना कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी जाति के हिसाब से, जो बात इन्होंने बोली थी देखिए, ये मुद्दा राहुल जी ने उठाया था, लेकिन क्यों उठाया था? ये लोगों को फायदा देने के लिए नहीं उठाया, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को फायदा देने के लिए उठाया था मुद्दा। इससे देखो, योग्यता के हिसाब से हिस्सेदारी हमने हर जगह देखी है, पूरे वर्ल्ड में योग्यता के हिस्सेदारी, लेकिन आप जाति के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से हिस्सेदारी दे रहे हो सरकार। नहीं, अच्छा एक और पहलू है भाई, बीजेपी के लिए तो प्लस पॉइंट है, वो कहेंगे कि हम तो आप ओबीसी वर्ग के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, हम तो इस आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
और फिर उसके बाद सरकार ने मान ली वो बात। अब क्या है कि जो इन्होंने ये कहा था ना कि ओबीसी जिसकी जितनी हिस्सेदारी, अब आप शुरू के पॉइंट में जाइए, ये चुनाव की डिले वहीं से हुई है। अगर ये ओबीसी का मामला नहीं आता ना, तो अब तक राजस्थान में सरकार को अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए क्या नुकसान दे सकता है ईश भारद्वाज जी, इस पर भी थोड़ा सा कि ये जो, क्योंकि शुरुआत से बात चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो चाह रही थी कि चुनाव समय पर हो, लेकिन इसको पोर्ट्रे भी इस तरीके से कर दिया गया कि भाई देखिए ये तो जल्दबाजी चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट समय पर आए या ओबीसी आयोग की रिपोर्ट जो है सर्वे पूरा हो पाए। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है, ऐसी तो कोई हवा नहीं बनी? देखिए साहब, मैं ट्रांसपेरेंट अगर बात करूं ना, तो कांग्रेस खुद के खिलाफ खुद ही चीजें तैयार कर लेती है। अगर राहुल गांधी जी उस समय जिसकी जितनी हिस्सेदारी और ओबीसी रिपोर्ट की बात नहीं करते और ये मुद्दा नहीं आता, तो अब तक राजस्थान में चुनाव हो गया होता। और राजस्थान में चुनाव होता तो ये बहन जी अच्छी तरह जानती है कि इनको फायदा होता है या नुकसान होता। लेकिन अब जैसे जैसे स्थितियां चेंज होती जा रही है, अब देखिए रिपोर्ट आएगी, अभी रिपोर्ट आने के बाद चुनाव होगा। अब मामला कोर्ट के उसमें है और सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। 15 नवंबर में चुनाव कराने ही पड़ेंगे, ये निश्चित है। अब इससे ज्यादा इसमें कोई भी बहाना सरकार भी नहीं दे सकती, क्योंकि बहुत लंबित हो चुकी है चीजें। लेकिन अब चुनाव इस पोजीशन में होंगे तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा और बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये चीज हमारी बहन जी अच्छी तरह जानती है। लेकिन अगर ये चुनाव पहले होते और ओबीसी के मामले में ये रिपोर्ट का मामला नहीं होता, तो निश्चित रूप से बीजेपी को नुकसान होता, कांग्रेस को फायदा होता। तो अब इन्होंने ये शगुफ्ता लगा के पूरे देश के अंदर जितनी हिस्सेदारी ना एक खुद के लिए एक नई चीज तैयार कर लेती, उसका नुकसान राजस्थान में इनको हो रहा है। ठीक है, इसमें मीनाक्षी जी कुछ कहना चाहेंगे? ये जो आप कह रहे थे कि समय पर चुनाव हो, आपकी स्ट्रैटेजी ठीक थी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कहीं जमीन पर ग्राउंड पर माहौल थोड़ा सा अलग हो रहा है? नहीं, देखिए अब मुझे नहीं पता कि ये ईश जी किस उस पे बेसिस पे ये चीज कह रहे हैं। ग्राउंड पे माहौल बिल्कुल अलग नहीं है। ग्राउंड पे माहौल में बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी यहाँ पे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे स्थानीय प्रशासन को लेके बहुत सारा मुद्दा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेके कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, भले वो मनरेगा का मुद्दा हो या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। जैसे अभी आप हॉस्पिटल्स में देखिए कि चुनाव जो जितनी भी सारी व्यवस्था है वो सारी की सारी बिगड़ी हुई है, चाहे वो प्रसूताओं के लेके हो, चिरंजीवी योजना का लाभ हो, आरजीएचएस योजना का लाभ हो। तो इसलिए हमारे पास जनता के पास लेके जाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर पिछले 2.5 साल में सो कॉल्ड इनकी विकास अनुमुखी जो सरकार है, जिसको हम पर्ची सरकार कहते हैं, वो फेल हो चुकी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के टाइम में जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता को कोई भी चीज टाइम पे नहीं मिल रही है, भले ही वो पेंशन हो, भले वो सिलेंडर हो, वो सब चीजों से परेशान है। उनको राशन के लिए परेशान होना पड़ रहा है, उनको अच्छा, आपको लग रहा है कि सेंटीमेंट किस तरफ जा रहे हैं? मीनाक्षी जी, आपको लग रहा है कि अभी जो बाय इलेक्शन हुए उसका जो रिजल्ट था, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसका असर है, या जो आप जो मुद्दे बता रही हैं उनका ज्यादा प्रभाव रहेगा राजस्थान में? देखिए, ऐसा नहीं होता कि किसी चीज मतलब जो चुनाव है, चुनाव एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है और चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस पे सिर्फ जेन जी के जो आंदोलन था उसका प्रभाव रहेगा या जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका प्रभाव रहेगा। वो प्रभाव एक मिला जुला होता है, उसमें बहुत सारी और फैक्टर्स काम करते हैं। और फिर जब ग्राउंड पे जैसे भी जो कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे, उनका चुनाव और उनकी सारी स्ट्रेटेजी, वो सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पे ही चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव बहुत सारे फैक्टर्स का, हालांकि इसमें 2-3 चीजें शायद वो आप मिस कर गए। मैं इसमें जरा बीजेपी प्रवक्ता से भी जान लेता हूं। चेतन जी, एक चीज और है जो अभी हाल फिलहाल के अंदर जो चीजें हुई, जैसे राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला जो उठा, उसको लेकर के विपक्षी खेमा बड़ा एग्रेसिव रहा। दूसरी तरफ जो नीट मामले को लेकर के जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, सीजेपी का प्रोटेस्ट होता रहा, मतलब बड़ा हंगामा हुआ, ये सब कुछ चला। और तीसरा जो बाय इलेक्शन का रिजल्ट, आपको लग रहा है कि ये तीनों चीजें और राजस्थान की जो अलग अलग इश्यूज जो बता रही हैं मीनाक्षी जी, आपको लग रहा है ये मुफीद है राजस्थान के अंदर? अगर पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव होते हैं तो बीजेपी के लिए ऐसा तो नहीं कि माहौल थोड़ा सा खराब है? शुभेंदु जी, कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखिए आप। हमारे बहन जी बड़े खुश हो रहे थे बांकीपुर विधानसभा के चुनाव के परिणाम से। क्यों खुश हो रहे थे पता आपको? इनके समर्थित जो प्रत्याशी थे राष्ट्रीय जनता दल के, उनकी जमानत जब्त हो गई। इसलिए खुश हो रहे हैं कि इनके समर्थित प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, फिर से तो पार्टी नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कांग्रेस पार्टी की इस बात से खुश होती है कि हम तो हार गए, हमें तो जनता नहीं चाहती है, लेकिन बीजेपी आएगा। अच्छा, आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आप खुश होइए, होते रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मूल बात कहता हूँ राजस्थान के चुनाव पर।
अभी हमारे बहन जी आप बात तो कर उन रही थी चीजों कि का कैसे जवाब जाएंगे, दीजिए ना जो क्योंकि शुभेंदु मुद्दे जी ने क्या है कहा, इनके पास। राम मंदिर की शुभेंदु चंदा जी, चोरी। इनके पास मुद्दा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनके पास मुद्दा ये है कि इनके कार्यकर्ता जैसे जैसे जिलों की इनकी कार्यकारिणी डिक्लेयर हो रही है ना, तो उस कार्यकारिणी में अब ये चल रहा है कि पायलट ग्रुप के कितने आए, डोटासरा ग्रुप के कितना है, गहलोत ग्रुप के कितना है, और अभी तो एक सफाई अभियान चल रहा है। डोटासरा जी काम कर रहे हैं जिला कार्यकारिणियों में उन लोगों के जो कार्यकर्ता है, उन जो पदाधिकारी उनको साफ करने का काम कर रहे हैं, ताकि एक डोटासरा जी ये चाहते हैं चुनाव से पहले पूरा संगठन मेरे छत्र छाया में आ जाए। तो आपस में लड़ाई इनके मची हुई है। पायलट साहब का कार्यकर्ता दक्षिण में जा रहा है, जूली साहब का कार्यकर्ता उत्तर में जा रहा है, डोटासरा जी का कार्यकर्ता पूर्व में जा रहा है। इस प्रकार से 4 ग्रुप जो कांग्रेस के अंदर बने हुए हैं, ये आपस में इतने उलझे हुए हैं कि इनको फुर्सत नहीं है चुनाव लड़ने की। इनको आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। चुनाव कहां से लड़ेंगे ये लोग? और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आपने देखा होगा हमारे पन्ना से लेकर प्रमुख से लेकर के वार्ड से लेकर के जिले से मंडल से लेकर के जिले से लेकर लगातार बैठ के चल रही है। चेतन जी, अभी जो हाल में जो माहौल बना, आपको लग रहा है कि अगर ऐसे समय में अगर चुनाव होगा, पंचायत निकाय चुनाव का, जिसकी हर ओर चर्चा रही, भाई सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनल पर हर जगह ये सब चीजें सामने आई हैं, तो आपको लग रहा है कि ऐसे में लोगों के मन में भी सवाल होगा कि भाई दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर क्या हुआ है ना, राम मंदिर वाला जो मामला था उसको लेकर के क्या हुआ है ना, बड़ा एक फेथ और बड़ा अलग अलग चीजें थी उसमें, उसको लेकर के कैसे क्लियर किया जाएगा? इससे कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हुई है भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामने। और क्यों एक्सपोज हुई है बताना चाहता हूं आपको। सरकार ने यह निर्णय लिया कि छात्रों के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, FIR वापस हो जाएगी। और CJP पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ 3 दिन पहले डिबेट में थे नेशनल चैनल पर, उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार ने 80% FIR वापस ले लिया, जो बच गई है वो भी ले रहे हैं। लेकिन जो अपराधी तत्व है, जो अराजक तत्व है, जो हिस्ट्री सीटर है, जिन्होंने पुलिस पे हमला किया, कांग्रेस पार्टी करी है, उनके मुकदमे भी वापस लीजिए आप। इसका मतलब ये हुआ कि जो अराजक तत्व घुसे थे इस आंदोलन में, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा समर्थित थे, और वो लोग इनके कार्यालयों में जा रहे हैं, इनके नेताओं के घर जा रहे हैं, हमें बचाइए, हमारी FIR वापस करवाइए, क्योंकि आपने हमें भेजा है। ये कांग्रेस पार्टी की दुविधा इसी बात की है। छात्रों से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने राजस्थान में 22 पेपर लीक करने वाले व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, पुरस्कार में दिया भाई। और वो मंत्री क्या कहता है राजस्थान में कि पेपर करवाने का काम क्या शिक्षा मंत्री करता है, क्या एजेंसियां करती है? और शुभेंदु जी आपको पता है पूरे भारत में वायरल हो रहा है ये वीडियो कि शिक्षा मंत्री ये कह रहा है मेरी काय की जिम्मेवारी, एजेंसी कराती है पेपर तो। लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया, पीएमओ ने इसको गंभीरता से लिया और 2 काम किए। पहला काम ये किया कि कानून में बदलाव किया, सख्त कानून बनना है। और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, जो टास्क फोर्स का गठन किया, 6 सदस्यीय समिति बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि आगामी परीक्षाओं में किसी प्रकार जो कमियां रही है, हम मानते हैं परीक्षा में सिस्टम में यानी कि इन दाएं की चीजों का इम्पैक्ट राजस्थान के पंचायत निकाय चुनाव पर नहीं पड़ेगा, आप ये कहना चाहते हैं? टास्क फोर्स बनाई है। हाँ, और राधा कृष्ण समिति की रिपोर्ट को 85% लागू करने वाली पार्टी अगर सरकार है तो ये सरकार है। राधा कृष्ण जी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में खड़े होकर खुद कहा है कि मेरे जो सिफारिशें की थी उसके 85% सिफारिशें केंद्र सरकार ने मान ली। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो बाकी चीजें जो हुई हैं उसका इम्पैक्ट अब पंचायत निकाय चुनाव पर नहीं होगा। मैं इसमें जरा मीनाक्षी जी को भी जोड़ रहा हूं। मीनाक्षी जी, लेकिन संगठन के अंदर की जो अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जिनका जिक्र भी कर रहे हैं चेतन जी, आपको लग रहा नहीं है कि चुनाव बिल्कुल सिर पर है? अगर अभी हाल में चुनाव हो जाते हैं तो ऐसी अंदरूनी खींचतान कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं है और इससे नुकसान ही होगा सिर्फ? नहीं, देखिए अब ये तो पता नहीं कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं। इनके लिए ये तो सब बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं, और बाकी जब सारे के सारे बुरे काम है वो कांग्रेस ने ही किए हैं। इन्होंने एक तो सारे काम इतिहास में पहली बार किए होते हैं। बीजेपी वालों ने सारे, राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने वाली ये सरकार है, तो राधा कृष्ण समिति की सिफारिशें आई आपके कार्यकाल में भी तो आपने ही लागू करनी थी, कांग्रेस कैसे लागू कर सकती थी? चेतन जी, आप बोलने से पहले कुछ सोचिए तो सही। कांग्रेस ने आरोप लगाया था, अरे तो आरोप लगाया था, आरोप इसलिए लगाया कि उस समिति की रिपोर्ट के बाद भी एक भी पेपर लीक होता नहीं है। नीट 23 में, 24 में, 25 में, 26 में लगातार वो हो रहा है। और जो आप झूठ कह रहे हो कि आपने मुकदमे वापस लिए, आप लोग सोशल मीडिया से उनकी फोटो लड़कियों की निकाल के
जनता के उनको घरों सामने से लाने उठा का रहे हो। काम आप बिल्कुल माननीय झूठी उच्चतम बातें न्यायालय में कर रहे किया हो गया। यहाँ पे एक चैनल के आप ऊपर आरोप बैठकर। लगाने का काम करते थे, आरोप लगा के भग जाते हो आप लोग, माफी मांगते हो, उच्चतम न्यायालय में जाके कान पकड़ के राहुल गांधी जी माफी मांगते हैं। राफेल के अंदर मांगी या नहीं मांगी? आप साबित करिए ना, आप केवल आरोप लगा के भगिए मत। रहिए, जो बात हो रही है ना उस मुद्दे पर रहा कीजिए। संसद में आप चर्चा दाएं के लिए बाएं आप मत तैयार नहीं जाइए। होते, अभी बात जो हो विधानसभा में रही है चर्चा के बात लिए के आप मुद्दे तैयार नहीं पर होते, रहिए। राधा और कृष्णन केवल समिति दिल्ली का से आपने पर्ची कहा तो आती है, मैंने वो विधानसभा मुद्दा का उठाया। बाइकाट कर देते हैं आप लोग। अच्छा यही ठीक तो है कांग्रेस मीनाक्षी पार्टी का जी, तरीका ठीक है। अच्छा अगर हाल में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए संगठन पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल, हमारा संगठन पूरे तरीके से तैयार है। सारे के सारे विधानसभा प्रभारी हर वार्ड के अंदर, हर पंचायत के अंदर जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं और हमारा जो मंडल और बूथ लेवल तक का, ब्लॉक लेवल का सारा जो प्रशासन संगठन है वो पूरा तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। जो ऊपर से नेताओं में अगर कोई किसी बयान को आप यहाँ पे कोट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई जरूरत है। हम लोग अंदरूनी तरीके से अपने संगठन को पूरा चाक चौबंद करके चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। क्योंकि बीजेपी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई अलग अलग गुट इतने पावरफुल हो चुके हैं, तो आखिर लीडरशिप रहेगी कौन? बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए। किसी और के घर के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसकी टीका टिप्पणी ये ना ही करे तो अच्छा है। ये बताएं कि चंदा चोरी क्यों हो रही है, उस पे ये जो बयान देना चाहते हैं उस पे कोई बयान दे, क्योंकि इनको तो आदत है ना मोदी जी की मन की बात की। मोदी जी मन की बात सिर्फ अपनी करते हैं, दूसरी की सुनते नहीं है। भारत की जनता को बताइए, कपिल सिब्बल जी ने राम मंदिर के लिए उच्चतम न्यायालय में क्या कहा था? क्या फैसला मत दीजिए, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। अगेंस्ट में बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऐसा क्या बयान था? बिल्कुल कपिल जी ने जो भी कहा हुआ होगा कानून के इंसान कहा होगा। आप वर्तमान में क्यों नहीं रहते हो? बार बार आपको गड़े मुद्दे उखाड़ने की क्या जरूरत पड़ती है? किसने कहा था हिंदुत्व को? किसने कहा था? हमने नहीं कहा, आप लोगों ने। ये कुछ बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी का आज तक पीछा नहीं छोड़ रही है। खैर, नेताओं के स्टेटमेंट बड़े भारी पड़ जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक डोमेन में आई हुई हर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है और वो कभी ना जो है पीछे नहीं जाती। मैं इसी को इसमें जरा जोड़ रहा हूँ। ये जो इश्यूज हैं, अच्छा इसमें क्योंकि पंचायत चुनाव अब ये जिस तरीके से तैयारियां दिख रही हैं उससे यही नजर आता है कि बहुत जल्द होने जा रहे हैं। तो ऐसा होता है तो मौजूदा वक्त की परिस्थितियां क्या देती हैं? जो अलग अलग इश्यूज हमने जिसको लेकर के बात भी की है, तो इन सबका किस पॉलिटिकल पार्टी पर कितना इंपैक्ट है और कांग्रेस की गुटबाजी है ना, जिसको लेकर के बीजेपी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई अलग अलग खेमे बन चुके हैं, आपस में एक दूसरे को लेकर के कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं और पायलट साहब और जो है गहलोत साहब की टकराव की तस्वीरें और बयान तो पहले बहुत वायरल हुए। जी, मैं फर्स्ट राम मंदिर की बात करता हूँ। जो अभी बहन जी ने बोला चंदा चोरी, मुद्दा बहुत ज्वलंत था। ये चंदा चोरी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से भी है और सारी कांग्रेस पार्टी से है। राम मंदिर की चोरी में क्या किसी एमपी का या किसी एमएलए का हाथ था? उसने चोरी करी जो सरकार से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। पहली चीज, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी सरकार के माध्यम से लगा हो या किसी संगठन के माध्यम, बीजेपी के तो लगाए हुए हो नहीं वो, और बीजेपी की सरकार है, तो राम मंदिर के मुद्दे को आप मान लिया मुद्दा है, चोरी हुई है, जो हुआ है गलत हुआ है और उस पर कार्रवाई चल रही है। उसके लिए बहुत सारी और व्यवस्थाएं भी की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने और उसके बाद संसद के भीतर पप्पू यादव जिस तरीके से रोल प्ले करते हैं। एक सवाल का जवाब हर पार्टी और हर पार्टी का व्यक्ति मेरे को एक सवाल का दे, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्या उसमें किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ विधानसभा, किसी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है? उसने चोरी करी है? चंदा चोरी अरे चल रहा है, मुद्दा है, पार्टियों का मुद्दा है। दूसरी चीज, सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी प्रोटेस्ट की अभी बात आई, सीजेपी प्रोटेस्ट स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि जो एनटीए के अंदर से गड़बड़ हो रही थी वो नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के संविधान के लिए और हमारे आने वाले भारत के भविष्य के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए वो सही नहीं है। अब उसमें जो गड़बड़ हुई उसके लिए दोषी व्यक्तियों को उस पर कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, चाहे वो किसी भी दबाव से हुआ। कारण ये नहीं है, कारण कुछ भी हो, अगर कांग्रेस इतना दबाव बनाती उस समय तो कांग्रेस, ये सीजेपी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन कांग्रेस ने दबाव क्यों नहीं बनाया उस लेवल का कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा संसद के अंदर कांग्रेस के प्रोटेस्ट से होता, कांग्रेस के दबाव से होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ नहीं कर पाई, ये सबसे बड़ी विफलता है। क्यों सीजेपी को आना पड़ा? एक स्टूडेंट ने, अच्छा स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें देश विरोधी ताकतें उसके अंदर एंट्री कर गई। किस तरह की बातें, देखिए आप एक महिला हैं,
वहां पे जो मोदी जी की मदर के लिए जो बात कही गई थी एक महिला होने के नाते, क्या वो सही थी? हमारे देश के बच्चे हैं ना, वो हम उनको ऐसे संस्कार देते हैं? ये हमारी ना सभ्यता है ना संस्कृति है। अब मैं वहाँ आपके बहुत एक-एक कुछ गलत सवाल हुआ। का जवाब दूंगी। एक मिनट बहन जी, मेरी बात सुनिए। वहाँ बहुत कुछ गलत हुआ। प्रोटेस्ट स्टूडेंट का था, उसमें कुछ वो देश खैर विरोधी ताकतें आ गई, चर्चा से उन्होंने अलग है, लेकिन प्रोटेस्ट को इसी का बिगाड़ एक दिया। हिस्सा था। लेकिन इसमें बात इतनी सी थी, समय ज्यादा इजाजत नहीं देखता। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम शामिल होने के लिए। लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार, जिसको लेकर के अभी कहा जा रहा है कि जल्द ही वो रिपोर्ट आएगी और उसके बाद आरक्षण का रास्ता साफ होगा। बात आज इसी पर थी। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।